Hello, my dear friends. I am Rajmohan Mishra. I am doing excellent, and I hope that you too are doing excellent in this pandemic. So, if you have been following my lectures, then you already know that this is the fourth lecture of chemistry. In the first three lectures, I have told you about basics of chemistry, and then I will continue the basic concepts of chemistry. That is for 11th class. Okay. So let me introduce myself as always. This is me, you can see me, right? And these four are my properties. Like, you already know the properties, what are the properties, so I can say that these four are my properties. There's my name, there's my qualification, there's my profession, and in this way I'm exactly like you. I'm a learner exactly like you. So this is common thing between us. Okay, so as always, before going any forward, let me tell you a shloka. This shloka tells you that what are the 5 qualities that a student must possess. So it goes like this: काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी vidyarthi panch lakshanam. Means student should possess these 5 qualities. What are that? The one is it should be smart like a crow. A student should be smart like a crow, perseverance like a crow. Or the second one is it should have concentration like a crane. It should have a student should have a light sleep like a dog. And in it, or the student should have 2 additional qualities, and that is number one, alpahari, that you should not be glutton. You should not eat too much food. We should be eating less, alpahari. And the last one is grihyagi. You should not be attached to the homely things or the luxurious things. Okay, you should not be in total comfort zone. You should always be out of your comfort zone. Okay, and this way you can learn too much. Life teaches you a lot, but if you are totally in comfort zone, then you will not learn. Okay, so these are the 5 qualities that a student must possess. Okay, let me explain you little a bit more. Okay, मैं हिंदी में कहूँगा कि देखिए, आपकी जो चेष्टा है, लाइक आपने कौवे को अगर देखा हो, तो कौवा क्या होता है कि अगर सामने कहीं फूड आइटम पड़ा हुआ हो और आप उसको भगाने की भी कोशिश करेंगे, वो थोड़ा दूर तो चला जाएगा, लेकिन उसकी नजर उसी पे रहेगी। और जैसे ही आपका ध्यान वहां से हटा, कौवा लपक के भाग जाएगा। वो मतलब क्या है कि कौवा अपने फेलियर से भागता नहीं है। उसको पता है कि रिस्क है, यहाँ पर मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ, मैं मारा भी जा सकता हूँ, लेकिन वो ट्राई करता रहेगा, करता। स्टूडेंट को भी ऐसे ही ट्राई करते रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद है कि आपका बगुले की तरह कंसंट्रेशन होना चाहिए। आपने अगर बगुले को देखा होगा, तो बगुला क्या होता है कि पानी में खड़ा होता है और वो बिल्कुल ऐसे चोंच पानी में डाल करके बिल्कुल ऐसे आराम से पूरा ध्यान नीचे लगा करके देख रहा होता है, और जैसे ही मछली यहां से पास करते, लपक से पकड़ लेता है। मछली चाहे जितनी भी तेज जा रही होगी, वो उसको पकड़ लेगा, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन जो है वो जबरदस्त होता है। मतलब क्या कि अगर आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो जो कॉन्सेप्ट्स थोड़े डिफिकल्ट हैं समझने में, थोड़े मुश्किल है समझने में, वो आप आसानी समझ सकते हैं। आसानी। उसके बाद क्या है? उसके बाद है स्वान निद्रा। मतलब आप कुत्ते की तरह सोइए। कुत्ते की तरह क्यों? मतलब कुत्ता जो होता है ना, वो कभी लगता नहीं है कि गजब की नींद में सोया हुआ है। वो हमेशा लगेगा कि जगा ही हुआ है। यू शुड बी अलर्ट। आपको अलर्ट रहना चाहिए। उसके बाद क्या है? उसके बाद है अल्पाहारी। आप बहुत ज्यादा अगर खाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ज्यादा आलस फील करेंगे, और जब आलस फील करेंगे तो उसका नींद आएगी और आप सोने की कोशिश करेंगे। तो सोने के समय कोई सीख सकता है
तो आप सीख सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, आप बहुत सोए हुए में आप कुछ नहीं सीखेंगे, नथिंग, नथिंग एट ऑल, मतलब नथिंग। ओके, उसके बाद अपना क्या है, गृह त्यागी। देखिए, गृह त्यागी का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के भाग जाना है, इसका बस रहना है, लग्जरी में रहिए, मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहिए और किताब पढ़िए। आप अपने फैमिली के साथ कैसा रिलेशन रखें, चाहे मम्मी हो, पापा हो, दादा हो, दादी हो, चाचा हो, चाची, जो भी हो, आपका उनके साथ कैसा रिलेशन, कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए, डाउट्स पूछिए, जो भी आप अपने आसपास में ऑब्जर्व करते हैं पूछिए, इसी से तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप एक स्टूडेंट टीचर रिलेशन में रहिए, जब तक आप न हो कि आप बाकी चीजों से सीख नहीं सकते, आप बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन आप एक स्टूडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है? पर एक स्टूडेंट जितना सीखता है उतना कोई और नहीं सीखता है। एक मैं आपको लाइन सुनाना चाहूंगा, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, जब वो अर्जुन के बारे में या पांडवों के बारे में बात करते हैं, तो एक बड़ा अच्छा लाइन उन्होंने यूज किया है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। तो इसका मतलब ये वो कहना चाह रहे हैं कि इतने जो ट्रबल्स उनके सामने आए, पांडव्स के सामने, इससे वो क्या हो गए, उनकी क्वालिटी इनहेंस हो गई, उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई। वो यही बता, पानी पत्थर, धूप, पसीना, पानी, पत्थर, इन सबको बर्दाश्त जब उन्होंने किया, तब क्या है, पांडव आए कुछ और निखर, मतलब उनका ग्लो बढ़ गया। ठीक है? सो अगर आपको खुद को इंप्रूव करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में रहेंगे तो शायद आप कल देखा होगा कि कर्ण जो है वो अर्जुन से ज्यादा बढ़िया है ना, धनुर्धर का मतलब क्या है, जो धनुष अच्छा चलाता है। ठीक है? क्यों होता है? क्योंकि कर्ण के कंपैरिजन में अर्जुन कंफर्ट जोन में होता है। समझ में आ रही है बात? तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना है और मेहनत जी तोड़ करना है। ठीक है? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे। सब बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री कर रहे थे, केमिस्ट्री का हम बेसिक कॉन्सेप्ट अभी तक हम पढ़ रहे थे। ठीक है? तो हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे जो कि क्लास 11th के लिए है। ठीक है? यहाँ पर मैं हम लोग कोशिश करेंगे कि जेई मेंस तक का भी चीज कवर कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे जेई एडवांस का क्वेश्चंस नहीं कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं मेनली एनसीईआरटी और जेई, तो अभी तक हमने क्या किया उसको पहले देख लेते हैं, रिकैप एक बार कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बारे में देखा, मुझे यकीन है कि आप लोग भूल भी गए होंगे थोड़ा बहुत। अच्छा, मैं एक और बात बता देता हूँ कि जो आप लोग लाइव कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो मैं अगर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ। इसका ये मतलब है कि मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ कमेंट। पिछले क्लासेस में आ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग पूछिए, अगर आपने कोई डाउट्स पूछे हैं क्लास में तो मैं क्लास एंड होने के बाद आपके सारे कमेंट्स देख सकता हूं। ठीक है? तो फिर मैं अगली क्लास में उन डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो आप बिल्कुल क्लास में आप अपने लास्ट 1 मिनट को यूज होगा, तो आप 11:24 के बाद 1 मिनट को यूज कर लीजिए और उस 1 मिनट में जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन है, वो पूछ लीजिए। ठीक है? अगली क्लास में मैं वो क्लियर कर दूंगा। वैसे अगर आप मेरी क्लास को ध्यान से सुनेंगे तो यकीन मानिए आपको कोई भी नहीं डाउट रह जाएंगे, जो रह जाएंगे वो अगली क्लास में मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है? तो ध्यान से सुनिए। अब हम लोग क्या करते हैं, तो पहले एक बार रिकैप, छोटा सा रिकैप कि डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री हमने देखा था, केमिस्ट्री को हम लोगों ने डिफाइन किया था, क्या था ये केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ये एक साइंस कैसा ब्रांच है जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी आसपास का जो हमारा मटेरियल है कैसे कर सकते हैं और क्या, और हम उनसे नई चीजों को कैसे क्या बना कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना? उसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस देखा हम लोगों ने। देखा हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये भी मैंने बताया था आपको कि हम लोग एक और स्टेट के बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और वो कौन सा स्टेट था, प्लाज्मा स्टेट। इसके बाद हम लोगों ने एक और चीज कही थी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या हम लोग जानते हैं मटेरियल्स के,
और उनको हम क्या मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, अगर उसका मेजरमेंट हम करते हैं तो उसमें क्या अनसर्टेनिटी होती है, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, और प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। इन सब चीजों को हमने अभी तक देखा है और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो पहला लॉ हम लोग देखते हैं यहाँ पर में, इसका नाम है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये बोलता है कि मास जो है वो कंजर्व रहता है। इसका अगर स्टेटमेंट हम देखेंगे तो स्टेटमेंट क्या बोलता है कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब किसी भी पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है ना ही बर्बाद किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन था वो तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन साइड में बैठा बैठा दो बुक जो है वो मेनली यहाँ पर में हंस रहा है। ये जो रिलीजियस बुक है ये हंस रहा है इस स्टेटमेंट पर में, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो अपने केमिस्ट्री का ही जो पार्ट है वो भी यहाँ पर में बैठ के हंस रहा है कि ये क्या कह रहे हो तुम। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब ये क्यों हंस रहा है ये तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ये स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है? ये स्टेटमेंट कहना ये चाहता है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर जो है वो कंप्लीटली हम उसको बर्बाद नहीं कर सकते, हम उसको बर्बाद नहीं कर सकते और ना ही हम उसको बना सकते हैं, यानी कि वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था, हमने केवल उसको डिस्कवर किया है या हमने उसमें कुछ नया चेंजिंग किया है, पर उसको मैंने बनाया नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि ये जो भी ये पेन है, ये पेन मैंने बनाया नहीं है, मैंने क्या किया है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं उसको मैंने रीअरेंज कर, मैं कर सकता हूं कि इसके पार्टिकल्स को मैं रीअरेंज कर सकता हूं, मैं इसको बना नहीं सकता हूं, इसके जो पार्टिकल्स हैं मैंने उनको नहीं बनाया है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था नैनंग छिदंती शास्त्राणी नैनंग दहती पावका, वो उन्होंने आत्मा के लिए कहा, को किसी भी शस्त्र से नहीं काटा जा सकता है और ना ही आग में उसको जलाया जा सकता है, वो उन्होंने आत्मा के लिए कहा था और हम लोग यहाँ पर मास के लिए कह रहे हैं, तो थोड़ा तो बुरा लगेगा ना रिलीजियस बुक को। ठीक है, और वो केवल मैं किसी एक रिलीजन की बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे जो है ना इस पर में प्रॉब्लम करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अभी तक के लिए ये बात आपको समझ में आ गई कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड का क्या मतलब है, कि इसके जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इसके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनको हम ना तो बना सकते हैं ना ही बर्बाद कर सकते हैं, बस हम क्या कर सकते हैं कि उनको रीअरेंज कर सकते हैं, ये इसके कहने का मतलब है। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा इसी पेज पर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर में क्या है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि ये मेरे पास हैं 3 ब्लैक बॉल्स, 3 रेड बॉल्स एंड 3 ग्रीन बॉल्स। ये आप समझ लीजिए कि सारे जो है वो ब्लैक सारे आपस में आइडेंटिकल हैं, रेड सारे आपस में आइडेंटिकल हैं और ग्रीन सारे जो है आपस में आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि हर चीज उनका सेम है, मास भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, साइज भी सेम है, हर चीज सेम है, दे आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये है क्या ये। ओके, ये कि इसको मैंने क्या किया, रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज कर दिया तो देखिए यहाँ पर में तीनों ब्लैक पहले एक साथ थे, अब 2 ब्लैक इधर ग्रीन, सॉरी 2 ब्लैक जो है एक रेड के साथ है, 2 रेड एक ग्रीन, सो ऑन, मतलब लाइक इनका रीअरेंजमेंट हो गया। पर आप बताइए कि क्या इसमें नंबर ऑफ टोटल बॉल्स चेंज हुए क्या? क्या वो चेंज हुए हैं? नहीं हुए ना। तो अगर वो चेंज नहीं हुए हैं और वो सारे अगर आइडेंटिकल हैं तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर एक का मास यहाँ पे x होगा टोटल मास 3x होगा, एक का मास y होगा टोटल मास 3y होगा, और यहाँ पर में एक का मास z होगा तो टोटल मास 3z होगा। क्या यहाँ पर में भी 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मास नहीं है क्या? है ना, यहाँ पर में भी सेम ही मास है ना, यहाँ पर में भी सेम ही मास है ना, यहाँ पर में भी सेम ही मास है ना। तो बेसिकली ये क्या है कि इस लॉ को हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम ये मान लें कि जो एटम्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, जिनसे मिलकर के हमारा कोई भी सब्सटेंस है वो आपस में बस ऐसे ही रीअरेंज हो रहे हैं, उनमें कोई भी नया ना तो फॉर्म हो रहा है बर्बाद हो रहा है। यानी कि हम चाहे जो भी प्रोसेस कर ले, ये 3 ब्लैक वाला जो है वो 3 ब्लैक वाला रहेगा ही रहेगा, हमने जब तक इस कंटेनर को क्लोज रखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूं कि अब हम थोड़ा सा एक्चुअल एग्जांपल को समझ लें कि लेट्स से कि ये जो एक मेरा कंटेनर है, ये ऊपर से मैंने कवर करके रखा हुआ है, कंटेनर को सील करके रखा हुआ है, खाली कवर नहीं किया, सील करके रखा हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने ले लिया कार्बन। अब इस कार्बन को क्या किया, इसमें पहले से था ही ऑक्सीजन भी था इसमें पहले से। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये यहाँ पर मैं स्पार्क प्लग लगा हुआ है, मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इग्नाइट कर दिया, इग्निशन कर दिया। अब इग्निशन के बाद क्या होगा कि यहाँ पर में कंबशन स्टार्ट हो जाएगा, कंबशन हो जाएगा तो
लेट्स से यहाँ पर में टोटल मास जो था वो क्या था 1.5 केजी मास का डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर 1.5 केजी। अब ये कंबशन जब से स्टार्ट होगा जब तक खत्म होगा ये 1.5 केजी जो है वो अनचेंज रहेगा, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा, चाहे इसमें इनिशियल मास कार्बन का 10 ग्राम हो 1 केजी है। ठीक है, कंटेनर का भी तो वेट होगा ना, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि केवल कार्बन एंड ऑक्सीजन का मास है 1.5 केजी, मैं टोटल मास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख लीजिए कि ये कार्बन जो है वो चाहे 10 ग्राम हो 20 ग्राम हो 50 ग्राम हो या ऑक्सीजन का जो भी हो, ठीक है, ये हम तो देखेंगे बाद में, देखेंगे कि कौन कितना किसके साथ कंबाइन करता है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कार्बन को आप ब्लैक एटम, ये ब्लैक बॉल्स की तरह समझ लीजिए कि अगर कार्बन के 100 एटम थे और ऑक्सीजन के 200 एटम थे, मान लेते हैं, ठीक है, तो वो रीअरेंज हो करके क्या होगा कि वो 100 एटम ही रहेंगे कार्बन के, 200 एटम ही रहेंगे ऑक्सीजन के, ना तो किसी का एक भी एटम बढ़ेगा ना ही किसी का एक भी एटम डिक्रीज होगा। ये बताना चाह रहा है। तो ये है इसका बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। समझ में आ रही है बात? ठीक है, कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि टोटल मास जो है वो कंजर्व है। अब मैं आता हूं वापस, अगर आपको यहां तक समझ में आ गई है बात, तो अब मैं आपको थोड़ा सा देने वाला हूं धोखा। मैं धोखा देने वाला हूं क्या, कि रिलीजियस बुक जो है ये इसलिए हंस रहा था कि रिलीजियस बुक में लिखा हुआ होता है कि सब कुछ तो भगवान ने बनाया है, उन्होंने तो डे भी मेंशन किया होता है कि इस दिन ये बनाया, उस दिन ये बनाया, ऐसे अर्थ बनाया, वैसे ये बनाया। तो ये तुम मानेंगे नहीं इस बात को कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बुक्स में लिखा हुआ है, रिलीजियस बुक में, कि मैटर जो है वो बनाते भी भगवान है और बर्बाद भी भगवान ही करते हैं। ठीक है, वो सारे ही रिलीजियस बुक में लिखे हुए हैं, चाहे वो हिंदू माइथोलॉजी को ले लें या फिर जो भी इस्लामिक टेक्स्ट को ले लें या जो भी ले लें आप। ठीक है ना, किसी से भी कोई हम लोग को डिफरेंस की बात नहीं है, ये ऐसा लिखा हुआ है वहां पर में। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्यों हंस रहा था? देखिए, न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या बोलता है कि एटम्स जो है ना उसको हम डी था कि कार्बन का अगर कोई एटम है तो वो अनचेंज रहता है। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन जब भी होते हैं ना, तो कोई भी एक बड़ा एटम दो एटम्स में ब्रेक हो सकता है या एक एटम और कुछ एनर्जी में ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ना साइड से फिजिक्स वाले जो होते हैं वो भी हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं कि देखा, तुम्हारे केमिस्ट्री में ना कुछ भी चीज जो है वो, कोई भी लॉ जो है वो यूनिवर्सल है ही नहीं, हमेशा एक्सेप्शन होता है। ठीक है, तो मानता हूं कि हमारे यहाँ तो एक्सेप्शंस बहुत होते हैं, सही बात है, लेकिन एक्सेप्शन कहाँ नहीं होते हैं? फिजिक्स में नहीं होते हैं क्या? फिजिक्स में भी तो होते हैं। फिजिक्स में भी लोग पढ़ाते हैं कि एनर्जी इज कंजर्व, लेकिन जब मास कंजर्व नहीं रहा, मास जब एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो आप बताइए कि कौन सा फिजिक्स का लॉ फॉलो कर गया यहाँ पर में? वो भी तो फेल हो गया ना, उनमें भी तो आ गए ना प्रॉब्लम। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है केवल यहाँ पर में केमिस्ट्री का ही नहीं मजाक उड़ाता है, ये फिजिक्स का भी वैसा ही मजाक उड़ा देता है, बोलता है एनर्जी कंजर्व नहीं है। ठीक है ना, एनर्जी कंजर्व नहीं है। अब हमने कहा था इनिशियली कि एनर्जी कंजर्व रहेगा क्योंकि मास अब एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो बताइए नया एनर्जी आ गया कि नहीं आ गया? तो बेसिकली अब इस चीज को हम एक नया स्टेटमेंट दे देते हैं कि मास प्लस एनर्जी जो है वो कंजर्व होता है। ठीक है, मास प्लस एनर्जी कंजर्व होता है, ना कि केवल अकेला मास कंजर्व होता है, ना कि केवल अकेला एनर्जी कंजर्व होता है, बस। लेकिन ये एक बात है कि ये चीज जो है हमेशा क्वांटम मैकेनिक्स में आपको जरूरत पड़ती है, क्वांटम केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तब वहां पर भी यूज होता है। ठीक है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री में ये रूल फॉलो हो जाता है और इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। इसलिए बता दे रहा हूँ कि आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास नहीं कर लेना है, अभी इसके साथ भी और आगे चीजें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए, तो अब आपको शायद समझ में आ गई होगी बात कि मैं क्यों ये वहां पे बोल रहा था कि इसमें ये दोनों बुक जो है वो हंस रहे हैं साइड से। चलिए, तो आई होप कि लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे के बता देता हूँ कि जब मैंने कार्बन एंड ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया था, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है वो आपने पढ़ा है पहले से ही कि कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब मान लीजिए कि ये पहले मैंने लिया था 12 ग्राम और ऑक्सीजन जो है वो मैंने कितना लिया था, लेट्स से 36 ग्राम लिया था। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब ये इनिशियली 0 ग्राम था, ये इनिशियली कितना था, 0 ग्राम था। ठीक है, ये 12 ग्राम, ये 36 ग्राम। अब क्या होता है कि कुछ देर के बाद हो कार्बन जो है वो कितना रह जाए, 6 ग्राम, और ये जो है अपना, ये जो है अपना, ये कितना रह जाए, ये रह जाए अपना 22 ग्राम। ठीक है ना,
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस 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 बस, हाँ। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, सॉरी, कितना? 20 ग्राम, ठीक है। तो ये बन जाता है 20 ग्राम, और ये हमारा कितना बन जाता है? तो ये हमारा बन जाता है। तो अब यहाँ पर में आप देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर में, कि टोटल मास की अगर हम बात करेंगे, टोटल मास की अगर हम बात, यहाँ पर में 48 ग्राम है टोटल मास जो है वो ग्राम, और ये कितना हो जाता है, ये बच जाता है 4 ग्राम, और ये कितना बन जाता है 44 ग्राम, ठीक है। तो क्या हो गया, फिर भी देखिए यहाँ पर में ये टोटल 48 ग्राम है, यानी है कि टोटल मास जो है वो सेम रहेगा, वो अनचेंज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, चाहे रियल कंडीशन में हम मास को मेजर करने की कोशिश करें। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, इसके बाद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है? ये, इसको अगर हिंदी में हम समझने की कोशिश करें तो एक किसी भी गिवन कंपाउंड का अगर हम फिक्स मास ले लेते हैं, किसी भी गिवन कंपाउंड का अगर हम फिक्स मास ले लेते हैं, ठीक है, किससे, किसी भी गिवन कंपाउंड का अगर हम फिक्स मास लें, कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उनका कंपोजिशन बाय वेट, उनका एलिमेंट्स का जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड होता है बाय वेट, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। जैसे कि अगर मैं वाटर की, मैं वाटर में जो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जब हम कंपोजिशन चेक करेंगे बाय मास, तो वो होगा। बस इसमें ना, मैं सच बता रहा हूँ, इसमें अगर इन्होंने वेट नहीं बोला होता ना, वेट की जगह नंबर बोल दिया होता, तो कसम से इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, पर होता है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, खैर कोई बात नहीं, अभी हम काम की बात पर में ध्यान देते हैं कि H2O में क्या होता है। देखिए, H2O में क्या होता है कि अगर हम कहें कि हर दो है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होता है, वो क्या होता है, वो भी चेंजिंग नहीं आती है, 1:8 हमेशा ही रहता है, चाहे कहीं से भी आपने पानी लिया हो। हाँ, बस वो प्योर पानी लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सर ये तो रेशियो सेम नहीं हो पा रहा है। हाँ, पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अगर मास की बात करते हैं, अगर हम केवल उन्हीं के मास को काउंट करेंगे, उन सबको हम साथ में लेकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही मास अगर हम केवल काउंट करते हैं, तो वो हमेशा 1:8 रेशियो में होगा। अब तो खैर खैर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, नाली का भी पानी ले लेंगे, उसमें भी ये सेम रेशियो मेंटेन हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर में? सो हम लोग यहाँ पर में इस लॉ का मतलब ये है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को हम लोग कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, कि इसका कंपोजिशन हमेशा सेम रहता है। तो आज से आप एक बात याद रखेंगे कि 1:8 रेशियो में होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, किसमें? पानी में। ठीक है, आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, अगर बात करना चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर सकते हैं, कि यहाँ पर में क्या होता है कि हर 12 ग्राम ऑफ कार्बन के लिए 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप रेशियो निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर में रेशियो? 3:8 रेशियो हो जाएगा यहाँ पर में अपना। ठीक है, 3:8 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी ले लें। ठीक, हम इस एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक्चुअली ये जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है ना, ये जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, और वो जो अपना पहला वाला था वो एंटोनी लेवोजियर ने कहा था। ठीक है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के बारे में, और ये जोसेफ प्राउस्ट ने कहा था, वो बेसिकली उन्होंने ना कॉपर ऑक्साइड को देखा था यहाँ पर में। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड का उन्होंने अलग अलग सोर्स लिया था, एक तो नेचुरल सोर्स लिया था, और दूसरा जो था वो उन्होंने खुद ही बनाया था। ठीक है, तो ये मैन मेड था। ठीक है, ये क्या था? मैन मेड। दो तरह का उन्होंने लिया, और दोनों में देखा उन्होंने कॉपर एंड ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है अपना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है, ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट ने कहा था, जिनका नाम था जॉन डॉल्टन। ठीक है, जॉन डॉल्टन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं मोर देन वन कंपाउंड बनाने के लिए, ध्यान से देखिए कि दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं आपस में मोर देन वन कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, मासेस ऑफ एलिमेंट कंबाइनिंग विद फिक्स मास की बात करें, यानी कि किसी एक का मास हमने कंबाइन कर रहा है, हमने बी का मास फिक्स कर दिया, तो यहां से प्रोडक्ट दो बन रहा है। क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है? एक बन रहा है AB, एक बन रहा है AB2। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम A का मास फिक्स करें तो B
इसको बनाने के लिए जितना रिएक्ट करेगा और बी इसको बनाने के लिए जितना के मास का रेशियो स्मॉल होल नंबर में होगा। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए एन, ये नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ इतना सारा कंपाउंड बनता है, ठीक है, N2O बनता है, NO बनता है, N2O3 बनता है, NO2 बनता है, N2O4 बनता है और N2O5 भी बनता है, इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं एक आपको ट्रिक समझाता हूँ। अगर पहले वाले लॉ को समझा हो आपने और दूसरे वाले लॉ को समझा हो तो ये समझना बहुत ही आसान हो जाता है। कि देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ कि इसको बोलता हूँ कि इसको NO ना लिख करके ना N2O2 लिख दो। अरे नहीं फर्क पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ओवरऑल एक नाइट्रोजन के लिए एक ऑक्सीजन, ये यहाँ पर मैंने दोनों अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि इन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट आप समझने के लिए क्या कर सकते हैं, NO2 को N2O4 के फॉर्म में समझ सकते हैं कि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब हम डबल डबल करते हैं नाइट्रोजन को करेंगे तो यहाँ पर में देख सकते हैं आप कि ऑक्सीजन जो है उसका नंबर वो चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो नंबर चेंज हो रहा है क्या वो होल नंबर में नहीं है? बिल्कुल है, होल नंबर में है। अब आपको मैंने बताया था कि जो एटम्स होते हैं, यहाँ पर में जो एटम्स होते हैं उनके लिए मैंने क्या बताया था आपको, वो अपने एक लॉ में यूज करेंगे इस स्टेटमेंट को। ठीक है, कि जॉन डॉल्टन आगे यूज कर रहे हैं, लेकिन जॉन डॉल्टन ने पहले ही बात कर रहा हूँ, उसका मास फिक्स होता है, उसका मास फिक्स हो जाता है। अब नाइट्रोजन का एटम हम कहीं से भी ले लें, ऑक्सीजन का जो एटम है उसका भी मास फिक्स होता है, चाहे हम वो एटम कहीं से भी ले लें। तो अगर हम नंबर की बात करते हैं तो आप नंबर्स का रेशियो देख सकते हैं कि इसके 2 नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर में 1 ऑक्सीजन है, फिर अगली बार हम देखते हैं कि 2 के लिए 2 ऑक्सीजन है, 2 के लिए 3 ऑक्सीजन है, 2 के लिए 4 ऑक्सीजन है और 2 के लिए 5 ऑक्सीजन है। तो आप अगर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो नंबर है वो क्या है, बिल्कुल होल नंबर में इंक्रीज कर रहा है। जब होल नंबर में इंक्रीज कर रहा है तो इसका मास को मान लेते हैं, अगर x था मास, एक ऑक्सीजन का मास जो था वो x था, तो 5 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का मास अगर x था तो 5 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है ना, तो समझ में आ रही बात? तो 5 से 5 को अगर हम देखते हैं, सॉरी, x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो नंबर का रेशियो होगा वही मास का रेशियो होगा, और जब नंबर का रेशियो हमें होल नंबर में दिख रहा है तो मास का भी रेशियो होल नंबर में। सिंपल तो है ये, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर हम एक और एग्जांपल जो कि काफी पॉपुलर एग्जांपल होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल यूज किया जाता है कि हाइड्रोजन के मास और ऑक्सीजन के मास की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन के मास और ऑक्सीजन 1:8 होगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको, 1:8 होता है यहाँ पर में। ठीक है ना, और यहाँ पर में अगर हम देख रहे हैं कि क्या हो जाता है, 16 होता है। ठीक है ना, 1:16 होता है, जो है वो डबल हो गया। नंबर का रेशियो अगर डबल हो गया है, पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, नंबर अगर डबल, समझ में आ रही है बात कि जो रेशियो मास का चल रहा है। और यही सब रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने, जॉन डॉल्टन ने कंक्लूड किया था कि मास जो है वो एक एटम का फिक्स होता है। अच्छा, मैंने आपको पहले वाले में भी और इस वाले में भी कहा है कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसमें अगर जैसे हम बात करते हैं ना, जो स्मॉल होल नंबर टर्म यूज किया है ना, ये एक्चुअली एप्लीकेबल नहीं होता है बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स के लिए। ठीक है, वो अभी आपको समझ में तो नहीं आएगा, पर मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल ले लूं कि जैसे C10H22 की मैं बात कर लूं, फिर C12, सॉरी नॉट 12, C11H24 की अगर मैं बात कर लूं। ठीक है, वैसे तो मैंने 12-24 भी लिख दिया तो वो भी हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट कर जाएगा, पर मैं इन दोनों की खास की इसलिए बात करना चाहता हूँ कि इन दोनों का जब आप मास का रेशियो निकालेंगे ना, कार्बन एंड हाइड्रोजन का, इसमें और इसमें, तो आप देखेंगे कि स्मॉल होल नंबर्स में नहीं आ रहे, बड़े होल नंबर्स में आएंगे, 121 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये लॉ यहाँ पर में जो है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, पर हमें इस लॉ के फेलियर में ज्यादा ध्यान नहीं है, हमें ज्यादा ध्यान इस बात पर में है कि ये लॉ हमें सिखाना क्या चाहता है। ठीक है, और इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल एलिमेंट, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, अब यहाँ पर हम देखिए कि ए भी और बी भी ये किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है। अब ये बोलता है कि ए और सी, मतलब सी का अगर हम मास फिक्स कर दें, इसका मास हम फिक्स कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि ए सी के साथ रिएक्ट करने के लिए जिस मास से, लेट्स से ये x ग्राम यहाँ पे रिएक्ट करेगा और यहाँ पर में ये बनाने के लिए y ग्राम रिएक्ट करेगा, इसमें कंबाइन करते हैं, ये दोनों जब आपस में कंबाइन करते हैं तो लेट्स से इनके मास का रेशियो जो है वो, या फिर यहाँ से हम ड्राइव कर सकते हैं कि ये x एंड y जो है, हम x एंड y को हम बोल सकते हैं कि ये अगर a:b के रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, स्मॉल a: स्मॉल b, तो हम बोल सकते हैं कि a/b जो होता है वो कुछ नहीं होता है, a/b जो होता है वो कुछ नहीं होता है। हम इसको इसमें अगर एक हम होल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा
x बाय वाई। ठीक है, a बाय b जो है या तो एग्जैक्टली सेम होगा, या तो वो एग्जैक्टली सेम होगा, either same और whole number multiple of the ratio in which they combine with each other। यानी कि इसमें अगर हम किसी whole number को n को मल्टीप्लाई कर दें तो वो x by y हो जाएगा। ये बोलता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आई होप कि यहां तक बात आपको समझ में आ गई है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि a b के साथ जिस रेशियो में कंबाइन करता है वो रेशियो मान लेते हैं a by b है। ठीक है, और अगर हम इसको होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे या एग्जैक्टली होल नंबर 1 भी होता है तो मतलब आप सेम नहीं भी बोले तो कोई बात नहीं, होल नंबर से मल्टीप्लाई करके बात अगर कर दें तो c के साथ जो रिएक्ट करता है x बाय y की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होगा, a बाय b का होल नंबर मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपने उतनी केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है तो वो आपको समझ में इतनी आसानी से नहीं आएगा। चलिए देखते हैं कि क्या होता है एग्जांपल। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं कार्बन का, सल्फर का एंड ऑक्सीजन का। कार्बन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यहां पर मैं कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके आपस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो अब यहां पर मैं लेट्स से अगर हम कार्बन का 12 ग्राम मास फिक्स कर दें, ठीक है, तो ऑक्साइड 32 ग्राम, और सल्फर का जो मास यहाँ पे कंबाइन करता है वो होता है 60। क्या ये बोल सकते हैं कि ये दोनों जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ये जो यहाँ पर में क्या हो 32 ग्राम यूज हो रहा है और ये कितना 64 ग्राम यूज हो रहा है। तो अब ध्यान से देखिए कि मैं अगर सल्फर बाय ऑक्सीजन अपॉन 30, ये इन दोनों के मास का रेशियो है, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये दोनों जो आपस में कंबाइन करेंगे। तो ये दोनों जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ठीक है, और इन दोनों के मास का ये SO3 भी बनाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के मास का रेशियो होता है 32/32। तो अब आप बता सकते हैं कि 32/32 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये 64/32 हो जाएगा। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है वो यही चीज बोलता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन सब में ड्रॉबैक क्या है। मैंने आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में तो ड्रॉबैक बता दिया था कि एक जब बड़े हाइड्रोकार्बन होल नंबर में नहीं आता है उनका, और ड्रॉबैक है जब हम आइसोटोप्स की बात करते हैं तो आइसोटोप्स का जो है ना वो मास सेम नहीं होता है। आइसोटोप्स का मास जो है वो डिफरेंट होता है। अगर मैं कार्बन का आइसोटोप यहाँ में हम ये सेम नंबर के लिए अगर 12 ग्राम यहाँ पे यूज कर देते तो वहां पे 14 ग्राम यूज करना पड़ जाएगा हमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये रेशियो जो है वो ऑल्टर कर जाएगा, रेशियो जो है वो चेंज कर जाएगा। वो इसमें भी होता है, वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी होता है, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में भी वो चीज होता है। ठीक है, तो ये तीनों का एक ही प्रॉब्लम है, इन तीनों का एक ही प्रॉब्लम है। वो क्या है कि आइसोटोप अगर हम यूज कर लेते हैं तो फिर ये तीनों फेल कर जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर काश काश कि यहाँ पर हमने वेट की जगह नंबर यूज किया होता तो नहीं हो रहा है। पर अगर नंबर की हम बात करते तो ये देखिए यहाँ पर मैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में चक्कर हो जाता। क्या चक्कर हो जाता, यहाँ पर मैं SO2 की जगह पर मैं SO3 हो जाता। ठीक है, हाँ, पर होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर हम बोलते फिर कोई इशू नहीं होता, फिर सब कुछ ठीक रहता। ठीक है, तो नंबर क्योंकि हमारे पास इतनी क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है ना, हम इतने क्लियर नंबर्स में बात कर सके। ठीक है, क्योंकि उस समय तो ये भी बात करना बहुत बड़ी बात थी कि मास जो है वो कंजर्व होता है, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए, इतना आसान नहीं था ये कह पाना। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई है, आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ गया, और थोड़ा सा ये हैंड राइटिंग खराब हो गया और कभी कभी बीच में अटक जा रहा था, बट फिर भी मेरी बातें अगर आपने ठीक से सुनी है तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सो आपके पास जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए डिस्कस कर दूं। इसके लिए जरूरी है कि आप वो सारे डाउट्स जो है अभी कमेंट्स में पूछ लीजिए मुझसे। ठीक है, आप जितना ज्यादा डाउट्स पूछ पाएंगे उतना ज्यादा मैं आंसर कर पाऊंगा। और थैंक यू इस बात को समझने के लिए कि मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ और रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं कहानी। ठीक है, और अगली क्लास में हम फिर से पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का अगला पार्ट, जिस लॉ क्या था। ठीक है, एवोगाड्रो ने क्या कहा था। ठीक है, और इसे मिलते जुलते चीज क्या है, और हम बेसिकली धीरे धीरे ये समझने की कोशिश करेंगे, ये कंफर्म हम करते जाएंगे कि मास को हम लोग नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और केवल नंबर में नहीं, हम वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ, ठीक है,
तो अब यहाँ पर मैं लेट्स से अगर हम कार्बन का 12 ग्राम मास फिक्स कर दें, ठीक है, तो ऑक्सीजन 32 ग्राम, और सल्फर का जो मास यहाँ पे कंबाइन करता है वो होता है 60। क्या ये बोल सकते हैं कि ये दोनों जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ये जो यहाँ पर में क्या हो 32 ग्राम यूज हो रहा है और ये कितना 64 ग्राम यूज हो रहा है। तो अब ध्यान से देखिए कि मैं अगर सल्फर बाय ऑक्सीजन अपॉन 30, ये इन दोनों के